हेलो बच्चों, तो आज हमें पढ़ना है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर और उसके कार्डिनल मूवमेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लाई, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटिंग पार्ट, डिनोमिनेटर एंड पोजीशन। हमने ये इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं लिए तो मेक श्योर आप वो क्लास लें। वैसे तो ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है, बट लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक अपनी थ्योरी क्लियर कर लें ताकि फिर हम उसके बाद अच्छे से प्रैक्टिकल समझ सकें। जो इवेंट्स ऑफ सेकेंड स्टेज जो होता है उसी को हम कार्डिनल मूवमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, वो दोनों चीज़ें सेम है। अगर कोई आपसे पूछे कि सेकंड स्टेज के इवेंट्स क्या हैं और कार्डिनल मूवमेंट्स क्या हैं, तो वो दोनों सेम बात है। मूवमेंट्स कार्डिनल, व्हाई इट इज कॉल्ड एज कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट, कि जो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डन इन ऑर्डर टू प्रोसेस द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, जैसे हमारे कार्डिनल साइंस होते हैं ना, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं जो हम पढ़ते हैं, वैसे ही कुछ कार्डिनल मूवमेंट्स होते हैं। कार्डिनल मूवमेंट्स बट कहाँ पर होते हैं? लेबर के अंदर होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो कार्डिनल स्टेप्स होते हैं इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो वो हमें पढ़ना है कि क्या है इसके प्रिंसिपल्स। ठीक है, अरे यार, हाँ, क्या है इसके प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला जो है वो है डिसेंट ऑफ हेड और दूसरा है रोटेशन ऑफ फीटल हेड। इसका मतलब क्या है कि जो फीटस है, फीटस का जो हेड है वो हर टाइम हमेशा मूव करता रहता है। कहाँ पे? नीचे की तरफ मूव करता है। आप देख सकते हैं ये एक इमेज है बिफोर लाइटनिंग की, यानी कि जब यहाँ पर जो फीटस है उसका हेड ऊपर है। किस चीज़ के ऊपर है? फीटस का हेड ऊपर है पेल्विक ब्रिम के। ये होता है पेल्विक ब्रिम। अगर आप ये इमेज देखें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज पेल्विक ब्रिम। ठीक है, यहाँ से फीटस एंटर करता है, अंदर जाता है ना। तो इसके अंदर जो फीटस चला जाएगा देन इट इज कॉल्ड एज एंगेजमेंट। इसको याद करने का सबसे इजी तरीका है एंगेजमेंट, है ना। कोई भी चीज़ शुरू होती है तो वो एंगेजमेंट से शुरू होती है। जैसे किसी की शादी होती है तो पहले एंगेजमेंट होता है ना। तो आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं कि एंगेजमेंट जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। एंड दिस इज ऑल्सो द प्रिंसिपल में भी हम इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि डिसेंट ऑफ हेड की जो फीटस है उसका हेड का डिसेंट डाउन सिर्फ एंगेजमेंट तक ही नहीं रहता है। एंगेजमेंट के बाद भी फीटस का हेड नीचे नीचे जाता रहता है। ठीक है, नीचे नीचे जाता रहता है। तो इसलिए हमने इसको बोला कि देयर इज कंटिन्यूस फीटस का जो हेड होता है वो मूवमेंट करता है। ठीक है, एंड सेकेंड प्रिंसिपल क्या है? रोटेशन ऑफ फीटल हेड। रोटेशन ऑफ फीटल हेड क्या होता है? अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई थी जो था पोजीशन। मैंने आपको बोलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो इसके अंदर क्या है? फीटस का जो पोजीशन है ना, वो नॉर्मल जो आप हमेशा से अपने केसबुक पर लिखते आए हो वो क्या लिखते आए हो? LO A पोजीशन। बट लेकिन दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द पोजीशन ऑफ फीटस। मोस्ट कॉमनली फीटस का पोजीशन होता है LOT, यानी कि फीटस का जो हेड है ना, हेड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। कि फीटस जो है, फीटस के हेड को यहाँ पर, सिर्फ यहीं पर नहीं रहना है, फीटस के हेड को यहाँ पर से यहाँ पे आना ही होगा हर हालत में। ऑसिपुट एंटीरियर पे यहाँ तक उसको आना ही होगा, तभी उसके बाद फीटस जो है उसका वो मतलब फीटस जो है बाहर निकल सकता है। ठीक है, पेल्विस से। अगर वो यहाँ पर आने में नहीं आ पाया, ठीक है, तो फीटस जो है कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा और हमेशा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा। बट लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट डाउन करने वाली, कि फीटस का जो हेड है वो तो इधर आ जाता है OA पोजीशन पे। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि हर पोजीशन के बीच में 45 डिग्री का एंगल है। तो LOT से LOA पे आया फीटस, यहाँ से यहाँ पे आया, फिर LOA से OA पे आया, तो दो 45 डिग्री के एंगल प्लस हुए, तो फीटल का हेड का टोटल मूवमेंट कितना होता है? 90 डिग्री। बट लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है नोट डाउन करने वाली, कि जो फीटस का ये है बॉडी है वो 90 डिग्री कभी भी मूव नहीं करती। फीटस की बॉडी जो है वो हमेशा 45 डिग्री बस इतनी मूव करेगी। यानी कि मतलब फीटस की पोजीशन पहले कहाँ पर थी? यहाँ पर, यहीं पर उसका हेड था और यहीं पर उसकी बॉडी थी। ठीक है, फिर उसके बाद फीटस का जो हेड है वो मूव होकर के यहाँ पर आ जाता है ऑसिपुट एंटीरियर पे। ठीक है, बट उसकी जो बॉडी है वो यहीं पर रहती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हेड यहाँ पे आ जाए और बॉडी यहीं छूट जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता ना ऐसा, बट लेकिन लेबर के अंदर होता है। अब वो कैसे होता है हम वो जानेंगे। तो प्रिंसिपल में मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि पहला प्रिंसिपल तो ये है कि फीटस का जो हेड है वो कंटिन्यूस डिसेंट डाउन होता रहता है जब तक कि फीटस की क्राउनिंग ना हो जाए और जब तक फीटस बाहर ना निकल जाए, तब तक फीटस का डिसेंट डाउन ऑफ हेड होगा। एंड सेकंड इज रोटेशन ऑफ फीटल हेड, यानी कि फीटस का जो हेड है वो रोटेट होता रहता है। जब मैंने यहाँ पर आपको बताया ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे रोटेट करता हुआ आता रहता है और जब तक वो ऑसिपुट उसकी एंटीरियर पर ना आ जाए तब तक हम उसकी डिलीवरी नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये दो प्रिंसिपल हमेशा यूज होते हैं इन कार्डिनल स्टेप्स में और इस मूवमेंट में, तभी उसके बाद ही हमारे ये स्टेप्स कंटिन्यू हो सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं
फर्स्ट स्टेप इंगेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंगेजमेंट जो होता है वो पहला स्टेप होता है। अब मैंने यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख रखी है टाइप करके ऑलरेडी, ताकि आप लोगों को इजी रहे याद करने को, और ये बहुत इजी डेफिनेशन है, ठीक है। बट लेकिन मैं यहाँ पर आपको डेफिनेशन रीड करके नहीं बताऊंगी, या आप लोग खुद पढ़ लेना, मैं आपको बस मीनिंग समझा रही हूँ, ठीक है। तो एंगेजमेंट के अंदर क्या लिखा है कि जो फीटस है, अब आप देखो फीटस का जो हेड है, अगर वो पेल्विक ब्रिम, दिस इज पेल्विक ब्रिम, मैंने यही बोला, और यहाँ पर जो होता है कहीं पर इधर होता है पेल्विक का आउटलेट, ठीक है। पेल्विस जो होता है, अब मैं आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिखा देती हूँ एक बार, ये पेल्विक ब्रिम था और इसके नीचे यहाँ पर होता है पेल्विस का आउटलेट, ठीक है। तो पेल्विस जो है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फीटस है वो अगर ब्रिम के ऊपर होगा, ठीक है, यहाँ से अगर पेल्विस ऊपर रहता है, मतलब सॉरी फीटस ऊपर रहता है, तब हम उसको बोलेंगे फ्लोटिंग। जब फीटस पेल्विस ब्रिम के अंदर आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो वो उसको हम कहते हैं एंगेज, और फिर वो उसके नीचे नीचे जाता रहता है, तब वो अलग अलग स्टेशन होते हैं, एंड लास्ट डाउन जब उसकी +5 स्टेशन हो जाती है यहाँ पर, तब हम उसको क्राउनिंग कहते हैं। अभी हम इस स्टेशन को भी समझेंगे, बट आप पहले अभी के लिए इतना ही समझो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एंगेजमेंट, मतलब फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो अब कहाँ पे प्रेजेंट डाउन हो गया है, इनसाइड द पेल्विक इनलेट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया एंगेजमेंट, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, इसमें कुछ समझने जैसा भी नहीं था, दिस वाज सो इजी, ठीक है। अब सेकंड आप आ जाओ डिसेंट डाउन ऑफ हेड। अब मैंने आपको ये भी समझा दिया है उसके अंदर प्रिंसिपल के अंदर कि फीटस का हेड जो है वो डिसेंट डाउन होता रहेगा, है ना, कि फीटस का हेड एक बार जब एंटर कर गया यहाँ पे पेल्विक ब्रिम के अंदर, तो ये नहीं है कि वो यहीं पे रहेगा, है ना, वो नीचे आता रहेगा, नीचे आए जा रहा है, आए जा रहा है, ठीक है। तो हमने उसको क्या बोल दिया, डिसेंट डाउन ऑफ फीटल हेड, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, डिसेंट अकर्स थ्रू आउट द मैकेनिज्म, ठीक है, मतलब कि जब जो पूरा मैकेनिज्म चल रहा होता है ना, उस पूरे दौरान फीटस का हेड नीचे आता रहता है ड्यूरिंग द लेबर। वाई, ये किस वजह से होता है, ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड पेल्विक फ्लोर मसल्स, ठीक है। पेल्विक फ्लोर मसल्स और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हेल्प करती है फीटस को नीचे आने में, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपको स्टेशन जानना है, ठीक है, जो फीटस है उसका क्या रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, दिस इज कॉल्ड ईशियल स्पाइन, ठीक है। अगर आपने कभी पेल्विस देखा, एंड आई एम डैम श्योर आपने पेल्विस देखा होगा रियलिटी में, तो आपको यहाँ पर एक ऐसे ईशियल स्पाइन दिखता होगा। इस ईशियल स्पाइन को हमने बोला जीरो, ठीक है, क्या बोला हमने इसको, जीरो। अब इस जीरो के ऊपर अगर फीटस का हेड रहेगा, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे माइनस में स्टेशन है, दैट इज माइनस, ठीक है। और जैसे जैसे फीटस का जो हेड है वो नीचे आता रहेगा, इसके जीरो के नीचे आता रहेगा, तो हमने उसको बोल दिया प्लस में स्टेशन है, यानी कि फीटस नीचे बाहर एनवायरनमेंट में जब आता है तब हम उसको बोलेंगे प्लस। इसको याद करने का तरीका क्या है कि हमें फीटस को बाहर निकालना है ना बॉडी से, तो यानी कि अगर फीटस बाहर आ रहा है दैट इज अ गुड साइन, और गुड साइन को हम कैसे डिनोट करते हैं, प्लस से। और जो बैड साइन की फीटस अभी तक अंदर ही है, तो बैड साइन को हम कैसे डिनोट करते हैं, माइनस से, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है याद करने का। अब हम इसको सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि 1 सेंटीमीटर ऊपर है, 2 सेंटीमीटर ऊपर है। अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर है तो हमने उसको बोल दिया -1 स्टेशन, 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो हमने उसको -2 बोल दिया, 3 सेंटीमीटर है तो हमने उसको -3 बोल दिया। जैसे जैसे वो नीचे आता रहता है तो हमने उसको +1 बोल दिया, कि अगर 1 सेंटीमीटर नीचे आ गया, +2 सेंटीमीटर नीचे आ गया। तो अब ये चेक करने का तरीका कैसे होता है, कैसे कोई भी चेक करता है कि फीटस जो है वो नीचे कितना आया है नहीं आया है। जब भी पीवी एग्जामिनेशन करते हैं तो जो डॉक्टर होती है या फिर नर्सेज जो होती है वो ईशियल स्पाइन को फील करती है, और ईशियल स्पाइन को फील करने के बाद वो चेक करती है कि फीटस का जो हेड है वो कितना ऊपर है, ठीक है। तो उससे पता चलता है कि फीटस जो है वो उसका स्टेशन क्या है, ठीक है। और इसको चेक करने का दूसरा तरीका भी होता है, डैट इज पर एब्डोमिनल, ठीक है, पर एब्डोमिनल तरीका होता है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, तो आप इस पर अभी मत जाओ, आप बस इतना समझो कि अगर फीटस जो है उसका स्टेशन 1 सेंटीमीटर ऊपर, अगर वो 0 से ऊपर है देन इट इज कॉल्ड माइनस, अगर वो 0 से नीचे आ गया तो प्लस। और 0 हमारा कहाँ पे हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द ईशियल स्पाइन, इसे हम क्या कहते हैं, ईशियल स्पाइन, ठीक है। समझ आ गया, ये भी बहुत इजी था समझना, यहाँ तक तो बहुत इजी बातें हो रही हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट पे हम बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फीटस है पहले जब वो नीचे आ रहा होता है तो उसका क्या होता है कि उसकी बॉडी, उसका जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था फ्लेक्शन, है ना, एटीट्यूड, फीटस का जो एटीट्यूड है वो वेल फ्लेक्स्ड होता है, यानी कि उसका जो पैर है वो फ्लेक्स्ड है, उसके हाथ जो है वो भी फ्लेक्स्ड है, ठीक है। बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसका जो सर है वो फ्लेक्स नहीं है, सर और बॉडी के बीच में एक एंगल बन रहा है। बट इस केस में आप देखो कि जो सर और बॉडी के बीच में क्या कोई स्पेस है, कोई एंगल है, नहीं ना।
तो इसी को हमने क्या नाम दे दिया, फ्लेक्शन, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फीटस का फ्लेक्शन ऑफ हेड, ठीक है। अब ये बहुत ईजी है याद करना कि फीटस जो है, फीटस का सबसे पहले तो मैंने आपको बोला एंगेजमेंट हुआ, ठीक है। एंगेजमेंट आपको याद हो गया कि कोई भी चीज़ की शुरुआत जो होती है वो कैसे होती है, एंगेजमेंट से, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या आता है हमारा, सेकेंड स्टेप क्या आता है हमारा, सेकेंड स्टेप आता है हमारा डिसेंट डाउन ऑफ हेड, ठीक है, डिसेंट डाउन ऑफ हेड, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि हेड जो है बच्चे का वो हमेशा नीचे की तरफ आता रहता है। और थर्ड थिंग मैंने आपको क्या बताया, ऑब्वियसली अगर फीटस जो है बच्चा नीचे आएगा तो नीचे कुछ तो मिलेगा उसको, ऐसा तो नहीं है कि नीचे बिल्कुल हवा है, नहीं ना। यहाँ पर क्या होती है, पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है, ठीक है। यहाँ पर पेल्विक फ्लोर मसल होती है जिससे फीटस जो है टकराता है, और टकराने के बाद उसका जो हेड होता है वो वेल फ्लेक्स्ड हो जाता है, जिसी को हमने थर्ड स्टेप बोला फ्लेक्शन, ठीक है। अब जब ये फ्लेक्शन हो जाता है तो उससे क्या होता है, उससे कुछ तो होता होगा ना, जब भी तो हम फीटस का फ्लेक्शन करा रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो फीटस है उसका ये जो डायमीटर है ना, ये सब ऑसिपुटो ब्रेगमेटिक डायमीटर आ जाता है, जिसको कहते हैं 9.5 सेंटीमीटर। और जैसे ही ये डायमीटर होता है ना, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ये डायमीटर आप देखो, यहाँ वाला सर का पार्ट देखो और यहाँ वाला पार्ट देखो, ये डायमीटर ज़्यादा है। और ये डायमीटर आप देखो, ये क्या है, सब ऑसिपिटो, ये है ऑसिपिटो, वो क्या कहते हैं इसको, हाँ सॉरी, दिस इज ऑसिपिटो, ठीक है। ये वाला डायमीटर कौन सा है, ठीक है, ये वाला जो डायमीटर है ये कौन सा है, ये है ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक, ठीक है। ये जो है आप देख सकते हो इधर कि यहाँ पर जो डायमीटर बन रहा है, ये वाला पार्ट मैंने आपको ऑसिपुट बताया था। ऑसिपुट से जो नीचे होता है डेट इज सब ऑसिपिटो, तो ये सब ऑसिपिटो है ऑसिपुट से नीचे, और वहाँ से लेके ब्रेगमा तक के बीच में 9.5 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ईजी हो जाता है फीटस का डिलीवरी करवाना। एंड यहाँ पर एक और चीज़ होती है बायपैराइटल डायमीटर, वो भी 9.5, यहाँ पर कुछ ऐसी पैराइटल बोन्स होती हैं, ठीक है, और उनके बीच में डायमीटर जो होता है 9.5 सेंटीमीटर होता है। तो फीटस का डिलीवरी कराना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। यहीं पर मैंने यहाँ पर देखो ये भी लिखा हुआ है कि फीटस जब पेल्विक फ्लोर मसल पे आ जाता है, ठीक है, फीटस कहाँ आ रहा है, पेल्विक फ्लोर मसल पे, और किस वजह से फ्लेक्शन हो रही है, रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। फिर फीटस के एटीट्यूड वेल फ्लेक्स्ड हो जाता है, एंड व्हाट वुड बी द प्रेजेंटिंग पार्ट, दैट वुड बी द वर्टेक्स पार्ट विल बी द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फीटस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि फीटस का जो डायमीटर है दैट इज सब ऑसिपिटो ब्रेगमेटिक, तो ये हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है जिससे हम बहुत ईजिली फीटस का जो हेड है उसको डिलीवर करवा पाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इंटरनल रोटेशन। यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो अपने दिलों को थोड़ा थाम ले और ध्यान से सुने, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बस आपको थोड़ी कंसंट्रेशन से सुनना है। यहाँ पे क्या है, इंटरनल रोटेशन। अब इंटरनल रोटेशन क्या होता है, इंटरनल रोटेशन का मतलब है कि फीटस का जो हेड है वो 90 डिग्री मूव करता है। मैंने आपको बताया था ना अभी कि फीटस जो है उसका हेड 90 डिग्री मूव करता है, और उसकी जो बॉडी है वो 45 डिग्री मूव करती है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब अब आप यहाँ पर ये डायग्राम देखो कि फीटस जो है उसका हेड, फीटस कैसे लेटा हो, ऐसे लेटा है जैसे कि कोई लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही फीटस यूट्रस के अंदर लेटा होता है। उसकी बॉडी भी आप देख सकते हो बिल्कुल ऐसे ही लेफ्ट साइड की तरफ फेसिंग, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी बॉडी तो यहीं पर रहती है, बट उसका जो हेड है वो मूव करना स्टार्ट होता है। मूव किस साइड स्टार्ट होता है, वो उसकी मूवमेंट होती है इधर की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ उसके हेड की मूवमेंट होनी स्टार्ट होती है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि फीटस का जो हेड यानी कि ऑसिपुट वाला जो पोर्शन है, आप ये देख सकते हो, ये जो ऑसिपुट वाला पोर्शन है, ये ऑसिपुट वाला पोर्शन कहाँ पे आ जाता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट पीछे। क्या आप लोग देख सकते हो ये चीज़, आप देखो, आप ध्यान से देखो, आपको ज़रूर दिखेगा। ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये वाइट कलर में जिसको मैंने ग्रीन कर दिया अभी, और फीटस का ये है ऑसिपुट, ठीक है। तो ये ऑसिपुट मूव करके किसके पीछे आ गया, सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे। इसी को हमने बोला इंटरनल रोटेशन। इसका नाम अभी रुक जाओ और दोबारा समझाऊंगी, मुझे पता आपको समझ में नहीं आया। इंटरनल रोटेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पर होता है, इंटरनली होता है, पहली बात तो, ठीक है, इंटरनली हो रहा है। और रोटेशन होता है, ठीक है, रोटेशन किस चीज़ का होता है, रोटेशन ऑफ हेड, ठीक है। कब तक होगा ये रोटेशन, जब तक कि जो हेड है डेट
comes behind symphysis pubis, comes behind symphysis pubis, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ये कितनी होती है, ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि एक जगह से घूम करके बिल्कुल दूसरी जगह आ जाता है, बिल्कुल नहीं। फीटस की जो हेड की मूवमेंट होती है वो होती है 90 डिग्री, ओनली एंड ओनली 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री ही मूवमेंट होती है, ठीक है। और जो उसकी बॉडी की मूवमेंट है वो भी मूव करती है बॉडी, बट वो कितनी होती है 45 डिग्री, यानी कि उसका जो बॉडी है 2/8 सर्कल मूव करता है और जो हेड है वो 1/8 सर्कल मूव करता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ लास्ट वीडियो देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा, जो कि मैंने पोजीशंस बताया था कि उसमें हम सर्कल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से ये डायग्राम देखो। अब इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि फीटस जो है, फीटस का हेड यहाँ पर बिल्कुल ऐसे है जैसे कि फीटस किसी लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटा हुआ है और इसी के पीछे ही होगा ना उसका ऑसिपुट, यानी कि यहाँ पर कहीं इसका ऑसिपुट होगा और यहाँ पर कहीं पेल्विस से ये टच होगा, ठीक है। बट इस केस में क्या है, फीटस का जो हेड है वो पूरी तरीके से मूव कर गया है, ठीक है, ऐसे करके मूव कर गया है और मूव करके वो कहाँ आ गया, सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे, यहाँ पर कहीं सिम्फाइसिस प्यूबिस है और फीटस का हेड मूव करके आ गया है, ठीक है। अभी भी मुझे लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैंने एक इधर मेरे पास ये टेडी बियर था तो मैंने इससे ये फोटो क्लिक करी है ताकि आपको समझ आए, ठीक है। आप इसके अंदर देख सकते हो, जस्ट इमेजिन, ठीक है, दिस इज द फीटस, दिस इज द ऑसिपुट वाला पार्ट फीटस का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि फीटस जो है वो ऐसे नहीं रहता है, ठीक है, ऐसे नहीं रहता है पेल्विस के अंदर। फीटस जो है वो इस टाइप से रहता है कि उसके लेग्स फ्लेक्स रहते हैं, उसका हैंड फ्लेक्स रहता है, ठीक है। और इसके साथ में उसका हेड भी फ्लेक्स रहता है, बट मैंने यहाँ पर हेड फ्लेक्स नहीं करा ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है उसका ऑसिपुट वाला पोर्शन आप देख सकते हो, इसमें क्या हो रहा है कि फीटस जो है पहले तो बिल्कुल ऐसे लेटा रहता है, ठीक है। आप इस डायग्राम में देखो जैसे कि कोई लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटा हुआ है और उसका ऑसिपुट बिल्कुल इधर आता है, ठीक है। बट आप इस नेक्स्ट डायग्राम में देखो, इसके अंदर मैंने क्या करा है, फीटस का जो बॉडी है वो यहीं पर है, ठीक है, जैसे कि कोई लेफ्ट लेटरल पोजीशन में, बट उसका जो हेड है ऑसिपुट वाला पार्ट वो घूम करके इधर सामने की तरफ आ गया है ना। और ये एक टाइप का यहाँ पर आपको ट्विस्ट दिख रहा है ना, कुछ इस टाइप का ट्विस्ट बन जाता है, इस टाइप का ट्विस्ट है ना, जब हम किसी रस्सी को मोड़ते हैं या चुन्नी को मोड़ते हैं, है ना, तो उसी टाइप का ये ट्विस्ट बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है ट्विस्ट, इधर, ठीक है। तो ये क्यों बनता है, क्योंकि जो फीटस है हमारा, वो उसका हेड मूव होता है, ठीक है, और मूव हो करके इट कम्स बिहाइंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना और समझना, कम्स बिहाइंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब किसी के दिमाग में ये बात भी आई होगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, वो ये कि अगर आप पेल्विस को देखोगे, है ना, पेल्विस को देखोगे तो पेल्विस कुछ इस टाइप का दिखता है, ऊपर से उसकी शेप कुछ ऐसी है, ठीक है, कुछ ऐसी। बट अगर हम दिस इज द पेल्विक इनलेट, अगर हम पेल्विक आउटलेट देखेंगे कभी तो पेल्विक आउटलेट की शेप कुछ ऐसी होती है, ठीक है। इसी रीज़न की वजह से फीटस का हेड जो है मूव करता है। अब आप सोचो कितनी ज़्यादा अमेजिंग सी बात है ये कि फीटस का हेड बिल्कुल ऐसे ही मूव करता है जैसे कि हमारा पेल्विस है, और ये बिल्कुल नेचुरली होता है, इट अकर्स नेचुरली, हम उसके अंदर कुछ हेल्प नहीं करते हैं। जब भी मैंने आपको बोला था कि दिस वॉज द प्रिंसिपल, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कुछ सिद्धांत होते हैं जो फॉलो होते हैं अपने आप, तभी फीटस जो है वो बाहर निकल पाता है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्या है, दिस वॉज द लॉन्ग एक्सिस, ठीक है, इन पेल्विक इनलेट, बट लेकिन पेल्विक आउटलेट में लॉन्ग एक्सिस हमारी ये बन जाती है, ठीक है। तो फीटस का जो हेड है वो भी कुछ कुछ ऐसा ही हमारा होना चाहिए। आप देख सकते हो व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से देखेंगे तो लॉन्ग एक्सिस ये थी, जब हम नीचे से पेल्विस को देखेंगे तो लॉन्ग एक्सिस ऐसी थी। मतलब किसी टाइप का एक ड्रम है जिसमें ऊपर की साइड तो ऐसे है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, बट नीचे की साइड जो लेंथ और ब्रेथ है वो कुछ ऐसे है, और इस टाइप का हमारा ये बॉक्स है, ठीक है, इस टाइप का हमारा ये कुछ बॉक्स है। अब आप ऐसे बहुत गंदा डायग्राम बन गया ये, ठीक है, बस आप इतना समझो कि ऊपर से ये ऐसे रेक्टेंगल है और नीचे से भी वो रेक्टेंगल ही है, ठीक है, बट लेकिन नीचे से बस रेक्टेंगल को थोड़ा सा घुमा के ऐसे कर दिया,
ठीक है। तो अगर हमें ऊपर से कोई चीज़ डालनी है तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसको ऐसे करना पड़ेगा, और नीचे से कोई चीज़ निकालनी है तो हमें उसको ऐसे करना पड़ेगा। तो वही सेम चीज़ होती है। तो अब आप यहाँ पर समझ रहे होगे कि यहाँ पर इंटरनल रोटेशन जो है वो पहले भी तो हो सकता था, बट अगर पहले हो जाता तो फीटस जो है वो यहाँ इनलेट पे कैसे घुसता। तो फीटस जो है पहले इनलेट के अंदर घुसता है, उसके बाद फीटस का हेड रोटेट होना स्टार्ट होता है, एंड व्हेन इट कम्स टू आउटलेट, कि फीटस को अब आउटलेट से बस अब बाहर निकलना है, तो यहाँ पर क्या होता है कि फीटस जो है उसका हेड मूव हो जाता है और वो उसकी पोजीशन हो जाती है ऑसिपुट एंटीरियर। ठीक है, क्या हो जाती है, ऑसिपुट एंटीरियर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटल हेड इज नाउ अलाइंड, मतलब लॉन्ग एक्सिस जो है फीटस के हेड का वो अब क्या हो गया है, अलाइन हो गया है विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ पेल्विक आउटलेट। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो दिस इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस। ठीक है, जो अब अलाइन होके लॉन्ग एक्सिस हो गया। इसलिए पहले मुझे फीटस के हेड को कुछ ऐसे रखना पड़ा था। ठीक है, कि क्योंकि फीटस का हेड आप सिंपल समझो, फीटस का हेड एक नींबू की तरह होता है। जस्ट इमेजिन, सिर्फ आपको समझना है एक नींबू की तरह होता है। तो हमने पहले उसको ऐसे रखा, फिर बाद में हमने उसको चेंज करा और हमने फीटस के हेड को ऐसे कर दिया, बट उसकी बॉडी जो होती है वहीं पर होती है। तो इस वजह से उसको क्या कहते हैं हम, रेस्टिट्यूशन, सॉरी, दिस इज कॉल्ड इंटरनल रोटेशन। और इस दौरान क्या होता है कि जो फीटस का हेड है उसके अंदर एक टाइप का ट्विस्ट आ जाता है। ठीक है, ये समझ आ गया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इंटरनल रोटेशन। यहाँ पर मैंने एक और डायग्राम डाला हुआ है जिससे आपको समझ में आए। आप देखो, पहले फीटस को जब एंटर करना है तब फीटस का हेड कुछ ऐसे है। ठीक है, आप देख सकते हो। अब फीटस को बाहर निकलना है आउटलेट से, तो फीटस का हेड मूव होकर के ऐसे हो गया, यानी ऑसिपुट सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट पीछे आ गया है ना। अब आप ये देख सकते हो, दिस इज लॉन्ग एक्सिस एंड दिस वन इज द लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, जब वाइडस डायमीटर फीटस का है ना, जो हमने क्या बोला था, बायपेराइटल डायमीटर। ठीक है, ट्रांसवर्स डायमीटर की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि जो फीटस का डायमीटर है ना, ये वाला ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, ये वाला लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर होता है। तो ये जब बायपेराइटल डायमीटर स्ट्रेच करता है, किस चीज़ को स्ट्रेच कर रहा है, पेल्विस आउटलेट को। ठीक है, जब वो आउटलेट को स्ट्रेच आउट कर रहा है, यहाँ पर ये वल्वल आउटलेट है, इसको स्ट्रेच आउट कर रहा है, तब हम उसको कहते हैं क्राउनिंग। और ये अगर हम देखते हैं इन रियल लाइफ तो कुछ ऐसा दिखता है ना, कि जैसे कि फीटस का हेड स्ट्रेच आउट होके बाहर आ रहा है, इसी को हमने बोला क्राउनिंग। ठीक है, यहीं पर हमें एपिजियोटमी भी परफॉर्म करनी होती है, इधर ही हमें एपिजियोटमी परफॉर्म करनी होती है। और एपिजियोटमी हम कौन सी देते हैं, हम देते हैं मीडियो लेटरल, राइट मीडियो लेटरल एपिजियोटमी हम देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा एक्सटेंशन। अब ऑब्वियस सी बात है कि फीटस का जो हेड है अब वो बाहर आ चुका है, क्राउनिंग, वो बाहर निकलना चाहता है, तो इस वजह से उसको बाहर निकलने के लिए हमें एक्सटेंशन कराना होता है। आप देख सकते हो इधर क्या हो रहा है, फीटस के हेड का एक्सटेंशन। तो इसीलिए हमने इसे क्या बोला, एक्सटेंशन। ये किस वजह से होता है, ये होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, बेयरिंग डाउन फोर्स की वजह से। ठीक है, बेयरिंग डाउन फोर्स जो मदर लगाती है। जब भी हम हमेशा मदर को कहते हैं कि आप फोर्स लगाओ, बट हम ऐसे ही हवा में नहीं कहते हैं कि आप फोर्स लगा लो, हम पहले कॉन्ट्रैक्शंस को चेक करते हैं। जिस टाइम हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्शन दिख रही होती है तब हम मदर को कहते हैं कि अब आप इस टाइम पर फोर्स लगाओ फटाफट, और उसी वक्त फीटस के हेड को हम बाहर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन। तो हमारा जो मेन रोल है वो यहाँ पे आता है एक्सटेंशन के टाइम पे। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि है एक्सटर्नल रोटेशन एंड रेस्टिट्यूशन। बट लेकिन वैसे तो ये नॉर्मली साथ में ही हो जाते हैं ये दोनों स्टेप्स, बट लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि रेस्टिट्यूशन जो है वो हम पहले पढ़ते हैं एंड फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल रोटेशन। अब रेस्टिट्यूशन में क्या है, सिंपल, मैंने जैसे कि आपको यहाँ पर सर्कल बना के बताया कि ये जो सर्कल होता है ये सारे पोजीशंस होते हैं फीटस के, है ना, जिसमें जो फीटस होता है, फीटस का मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सा मैंने आपको बताया था, LOT। ठीक है, LOT मोस्ट कॉमन पोजीशन। और जो फीटस का मैंने आपको बताया हेड की जो मूवमेंट होती है वो होती है अराउंड 90 डिग्री। ठीक है, बट उसके साथ मैंने आपको बताया कि जो बॉडी की मूवमेंट होगी वो होगी 45 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि अगर बॉडी और हेड दोनों यहाँ पर प्रेजेंट थे, ऐसे समझो इधर हेड भी प्रेजेंट था और इधर बॉडी भी प्रेजेंट थी, तो बॉडी जो है वो मूव करके यहाँ पे आ गई बॉडी, और हेड जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, समझ आया कि क्या होता है कि हेड
यहाँ पर आ जाता है जो कि सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आ जाता है, और बॉडी जो है वो यहाँ पे ही रह जाती है, जिसको हम कहते हैं LOA, है ना, जो आप अपने केस बुक पे लिखते हो, यानी कि LOT से पहले बच्चा LOA पे आता है, एंड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बच्चे का सर जो है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के ऊपर, यानी कि ऑसिपुट एंटीरियर पोजीशन हो जाती है। अब आप सोचो कि जो सर है वो इधर है और जो बॉडी है वो इधर है, ठीक है। अब बच्चे के गर्दन में कोई तो वो होगा ना, कुछ टॉर्शन क्रिएट हुआ होगा या किसी टाइप का ट्विस्ट क्रिएट हुआ होगा, है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हमने बोला उसी को रेस्टिट्यूशन। तो अब क्या कर रहे हैं हम, अनट्विस्टिंग, की जो ट्विस्ट बन गया था ना बच्चे के सर पे उसका अनट्विस्टिंग करते हैं, है ना। मतलब क्या मतलब हुआ कि बॉडी तो भाई यहाँ पर थी ना बच्चे की, इधर LOA पे, फिर LOA से बच्चे की बॉडी जो है वो ऑसिपुट एंटीरियर पे आ जाती है। उसकी बॉडी भी वो किस लिए आती है, वो आती है ताकि बच्चे की बॉडी भी डिलीवर हो पाए। हेड तो हो गया डिलीवर बेबी का, अब बेबी का बॉडी डिलीवर करना है, तो इसी वजह से बॉडी फिर बाद में आती है। और ये कैसे होता है कि बाय द हेल्प ऑफ शोल्डर रोटेशन, ठीक है, शोल्डर का रोटेशन होता है कितना, 45 डिग्री रोटेशन होता है शोल्डर का, जो कि इंटरनल रोटेशन होता है वैसे तो, और उसके अलावा साथ साथ एक्सटर्नल रोटेशन भी कहते हैं हम, ठीक है, इसमें लिखा है ना एक्सटर्नल रोटेशन हो रहा है और इंटरनल रोटेशन हो रहा है किसका, शोल्डर्स का, है ना। तो शोल्डर भी सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे आ जाएंगे विथ एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, यानी मतलब क्या हुआ इस बात का कि मतलब ये हुआ कि रोटेशन तो दो जगह हो रहे हैं ना, रोटेशन दो जगह होती है इस टाइम पे, जब भी हम उसको क्या कहते हैं, रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है। तो रोटेशन आप ऐसे समझो कि दो जगह हो रही है, एक हो रहा है इंटरनल हो रहा है, इंटरनल रोटेशन हो रहा है, एक हो रहा है एक्सटर्नल हो रहा है। अब जो एक्सटर्नल वाला हो रहा है ना वो हो गया हेड का रोटेशन, हमने उसको कह दिया है ना कि एक्सटर्नल रोटेशन हो गया हेड का, और जो इंटरनल रोटेशन, क्योंकि हेड बाहर निकल गया इसलिए वो एक्सटर्नली रोटेट कर रहा है, बट लेकिन शोल्डर अंदर है तो वो इंटरनल रोटेट करता है, शोल्डर इंटरनल रोटेट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब कि बॉडी और हेड जो होता है, हेड और बॉडी बच्चे का, वो दोनों एक अलाइनमेंट में आ जाता है, एक ही एक्सिस के ऊपर आ जाता है। आप देख सकते हो हमारे दोनों पॉइंट्स कवर हो गए, रेस्टिट्यूशन भी कवर हो गया एंड हमारा एक्सटर्नल रोटेशन भी कंप्लीट हो गया। और इसी में हमने समझा कि इंटरनल रोटेशन हम किसको कहते हैं, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर जो है उसी को हमने रेस्टिट्यूशन भी बोला, ठीक है, ये सेम बात है लगभग, ठीक है। अब हम देखेंगे लेटरल फ्लेक्शन। लेटरल फ्लेक्शन बहुत इजी है, आपने इतना सब कुछ समझ लिया। लेटरल फ्लेक्शन में क्या होता है कि इसमें भी हम फ्लेक्शन करते हैं बच्चे का, बट लेटरली, ठीक है। आप देख सकते हो ये एक फ्लेक्शन क्रिएट हो रहा है ना। तो हम इस तरीके से फ्लेक्शन करके बच्चे की बॉडी को बाहर निकाल के लेकर आते हैं, और एंटीरियर शोल्डर जो है हम उसको डाउनवर्ड फोर्स से निकालते हैं। एंटीरियर शोल्डर कौन सा होता है हमारा, एंटीरियर शोल्डर हमारा ये होता है, ये जो ऊपर है एंटीरियर शोल्डर हम इसको कहते हैं, और पोस्टीरियर शोल्डर नीचे वाले को कहते हैं, जो नीचे की तरफ सैक्रम कॉक्सिक्स की तरफ आता है। तो एंटीरियर शोल्डर को हम कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली इसको हम नीचे की तरफ खींचेंगे, नीचे फोर्स लगाएंगे, है ना। और पोस्टीरियर शोल्डर को हम कैसे निकालते हैं, अपवर्ड, ऐसे ऊपर की तरफ खींच करके निकालते हैं, इसलिए हमने इसको बोल दिया हम पोस्टीरियर को अपवर्ड फोर्स से निकालेंगे, और जो हमारा एंटीरियर है उसको हम डाउनवर्ड फोर्स से निकालेंगे, ठीक है। समझ आ गया। एक बार मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवाती हूँ। पहले मैंने बोला बच्चे का क्या होगा, एंगेजमेंट, जिसके अंदर क्या होता है, बच्चे का जो सर होता है वो पेल्विक इनलेट के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर एंगेजमेंट के बाद बच्चे का जो सर है वो नीचे नीचे जाएगा, ये नहीं कि सिर्फ इनलेट में आकर रह जाएगा, वो और नीचे नीचे आता रहेगा, जिसको हमने डिसेंट डाउन बोला। और डिसेंट होने के साथ साथ ऐसा तो नहीं है बच्चे को कोई रेजिस्टेंस मिलेगा नीचे, जिसकी वजह से बच्चे का जो सर है वो थोड़ा सा फ्लेक्स हो जाएगा, और इस दौरान बच्चे का जो डायमीटर है वो 9.5 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। अब फोर्थ, जब बच्चा बिल्कुल अब बाहर निकलने ही वाला है, उसी वक्त बच्चा क्या करता है, अपने सर को रोटेट करता है, और इंटरनल रोटेशन होता है कितना, अराउंड 90 डिग्री। और फिर उसके बाद अब बच्चा जो है वो बाहर आएगा, ठीक है, बाहर आएगा तो उसको हमने बोल दिया क्राउनिंग, जहाँ पर हम एपिजियोटमी परफॉर्म करते हैं, और यहाँ पे हम बाहर से बच्चे के सर को देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 6th स्टेप क्या होगा कि अब बच्चे के सर को हमें बाहर निकालना है खींच के, तो
हम कैसे निकालते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन। फिर उसके बाद क्या हुआ नेक्स्ट, अब हमने इस बच्चे के सर को भी बाहर निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, शोल्डर्स निकालने। शोल्डर निकालने के लिए हमें 2 रोटेशन करनी थी। पहला तो था इंटरनल रोटेशन, है ना, इंटरनल रोटेशन हम करेंगे, और दूसरा मैंने आपको बताया एक्सटर्नल रोटेशन हम करेंगे। तो जब हम ये दोनों चीज़ें करेंगे, इंटरनल रोटेशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, तो उससे क्या होगा, इंटरनल रोटेशन को ही हमने बोला रेस्टिट्यूशन, जिसका मतलब कि हेड एंड शोल्डर सेम अलाइनमेंट में आ गया है, अलाइनमेंट उनकी सेम हो गई है, तो अब शोल्डर ईजिली बाहर आ जाएगा। और उसके साथ साथ जो हेड है, हेड का भी रोटेशन होगा बाहर की तरफ से, तो उसको हमने बोल दिया एक्सटर्नल रोटेशन। एंड 9th स्टेप क्या था कि अब बच्चे का शोल्डर भी बाहर निकल गया, अब बस उसके लिम्ब्स को बाहर निकालना है बाय मेंटेनिंग लेटरल फ्लेक्शन। ठीक है, लेटरल फ्लेक्शन कि बॉडी के बीच में हमें ऐसा करके फ्लेक्शन मेंटेन करना होगा और हमें बच्चे को बाहर निकालना होगा। ठीक है, और उसके एंटीरियर शोल्डर को निकालेंगे एंड उसके पोस्टीरियर शोल्डर को निकालेंगे। एंटीरियर शोल्डर को हम निकालते हैं डाउनवर्ड फोर्स से एंड पोस्टीरियर शोल्डर को हम निकालते हैं अपवर्ड फोर्स से। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल करके ज़रूर आपको बताऊंगी, आपका डाउट क्लियर करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसी ही और वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर आप कोई डिमांड है कि मैम आप कोई ऐसी स्पेशल वीडियो लाओ, मुझे इस टॉपिक में बहुत डाउट है, तो आप मेरे को कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा।